नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर सीरीज से 24 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस करंट अफेयर के टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व करने से ही आपकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस होती है। और आजकल करंट अफेयर से एमसीक्यूज हर एग्जाम में पूछते हैं, तो एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और आपको जो भी आंसर सही लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। सो आपको ये बता दूं कि हर साल अप्रैल 22 को अर्थ डे मनाया जाता है। अर्थ डे एक इंटरनेशनल इवेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे ही सेलिब्रेट किया जाता है, यानी अगर हम देखें तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक शपथ ली जाती है, एक प्लेज ली जाती है, वो ये है कि हम एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे और हमारे अर्थ को बहुत अच्छे से हम प्रिजर्व करके रखेंगे। तो इस तरह से हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की शपथ लेनी होती है 22 अप्रैल को। तो ये साल 2024 को 54th एनिवर्सरी थी एनुअल सेलिब्रेशंस की, यानी 54th ईयर है, यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे हम इतने ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं अर्थ डे जो फर्स्ट मनाया था उसके बाद। अर्थ डे के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अर्थ डे सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1970 में, जब 20 मिलियन लोग स्ट्रीट्स पे आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसके खिलाफ, यानी एनवायरमेंट को हम जो भी हानि पहुंचा रहे हैं, एनवायरमेंट को हम जब खराब कर रहे हैं उसके खिलाफ 20 मिलियन लोग सड़कों पर उतर आए थे। ये जो इवेंट था इसको ये क्यों हुआ था, क्योंकि 1969 में सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल हुआ था। ऑयल स्पिल यानी जो हम कहेंगे जब शिप जाती होती है सी से, तो शिप का जो ऑयल होता है वो क्या हो जाता है, तो वो लीक हो जाता है, उस कारण यहाँ पे ऑयल गिर जाता है पानी में और पानी खराब हो जाता है। तो आप देख रहे हो ऑयल स्पिल्स के कारण कितने सारा पानी खराब हो रहा है। उसी के साथ साथ बहुत सारे इशू थे, जैसे स्मॉग बढ़ते जा रहा था। स्मॉग यानी हम कहेंगे स्मोक प्लस फॉग। जब हमारे पास फॉग होता है हमारे एयर में और हम जब स्मोक होता है एयर में, तो ये दोनों मिक्स हो जाता है और फिर बन जाता है स्मॉग। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज, उसके अलावा जो पानी में रिवर में पोल्यूशन और ऐसे इश्यूज को लेके यहाँ पे अर्थ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई थी। फिर नेक्स्ट हाफ सेंचुरी तक हम देखेंगे अर्थ डे होता है, ये हम करते रहे इसको कहीं ना कहीं। और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म जो है ये यहाँ पे देखने मिला है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के खिलाफ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये होते रहा। लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट जो था, जहाँ पे 200 देश, लगभग 200 देश के आसपास देश साथ में आए थे और उन्होंने कॉमन टारगेट सेट किया था कि हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन जो होते हैं वो कम करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है, जो हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सबके ये गैसेस के अंदर एक कैपेसिटी होती है, वो है हीट ट्रैप करने की। ये ग्रीन हाउस गैसेस हीट ट्रैप कर सकते हैं जो हीट सन से आती है, और जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होके ये जब हीट वापस जाती है तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हीट को ट्रैप करने की अपने अंदर कैपेसिटी रखते हैं। वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होती रहेगी, हीट वापस नहीं जाएगी। इस कारण क्या बढ़ेगा, तो वार्मिंग बढ़ेगी, वार्म होते जाएगा, और इसी इवेंट को कहा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे इवेंट होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, तो इसको रोकने के लिए ये पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, और ये भी अर्थ डे के दिन ही साइन किया गया था 2016 को। देखिए अर्थ डे के दिन हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की हर बार सोचते ही है। 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया गया अर्थ डे जो था, उसका नाम यहाँ रखा गया इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो अर्थ को मदर अर्थ कहा गया और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। एक साइट है, वो है earthday.org। वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें देखने मिलता है कि अर्थ डे का एम क्या है। अर्थ डे का एम है कि हमें वर्ल्ड लार्जेस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट चलाना है, और इस कारण हमें चेंजेस लाना है लोगों में और हमारे अर्थ में, हमारे प्लानेट में। ये जो मूवमेंट होगी इसका मिशन बताया जाता है कि टू डाइवर्सिफाई करना, एजुकेट करना और एक्टिवेट करना एनवायरमेंटल मूवमेंट को, वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल मूवमेंट चलाना। अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम एक दूसरे को या सभी लोग ये याद रख सके कि जो अर्थ होता है और उसका जो इकोसिस्टम होता है वो हमें लाइफ दे रहा है, वो हमें कहीं ना कहीं एक तरह से जिंदा रख रहा है, तो हमें उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो दिन होता है ये रिकॉग्नाइज करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मेरी आपकी हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी कहा गया था, जैसे कि 1992 के रियो डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि भाई हम सबको मिलके
हार्मनी के साथ हमें नेचर और अर्थ को प्रोटेक्ट करना है और हमें एक बैलेंस बना के रखना है इकोनॉमिक, यानी हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन सब के साथ साथ सोशल हो या एनवायरमेंटल हो, सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए काम करना और हर चीज़ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अच्छी करनी है। तो इस साल जो थीम थी ये अर्थ डे की, वो थी प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ये जो थीम थी यही कहती है कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है हमारे प्लानेट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए, और यहाँ यही कहा गया कि प्लास्टिक जो होता है वो हम खत्म कर देंगे, प्लास्टिक वेस्ट जितना भी है वो हम खत्म कर देंगे। एक 60% रिडक्शन आएगा प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक में बाय 2040, ईयर 2040 तक 60% प्लास्टिक हम रिड्यूस करके रहेंगे। इस तरह की यहाँ पे हमने थीम भी रखी थी, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। तो देखते हैं हम कितना इस प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लास्टिक को खत्म करना। तो ये जो करंट अफेयर था अर्थ डे को लेके, इसका सोर्स था द इंडियन एक्सप्रेस। अगली न्यूज़ की ओर चलती है, और अगली जो न्यूज़ है वो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके। तो ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप जानते हैं कि काफ़ी मशहूर, काफ़ी फेमस एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर की तरह आपको देखने मिलता है, और इसका जो सिलेबस जाता है वो इंटरनेशनल इवेंट में जाता है। तो इंटरनेशनल इवेंट में आपको ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है। ईरान जो होता है उन्होंने अटैक कर दिया है इजराइल पे, जैसे कि आपको पता चलता है, और 300 प्रोजेक्टाइल्स यहाँ यूज़ किए गए, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 170 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो टोटल ऐसे 300 चीज़ें हैं जिसके साथ ईरान अटैक कर रहा है इजराइल पे। बैकग्राउंड की बात करें तो टिट फॉर टैट कॉन्फ्रंट्रेशन है इजराइल और ईरान के बीच में। ईरान का कहना है कि इजराइल ने जो किया उसका सबक हम इजराइल को सिखा रहे हैं, और इस कारण यहाँ पे पूरा मिडल ईस्ट जो होगा ये वॉर में आ जाएगा। तो मिडल ईस्ट एशिया पूरा वॉर में कूद पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे चांसेस बताए जा रहे हैं। अब क्या रीज़न है कि भाई ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 2018 में ईरान ने काफ़ी तारीफ की थी यूएस की, क्योंकि उन्होंने, यानी इजराइल ने एक तरह से सपोर्ट भी किया था। यूएस ने जो विड्रॉ कर दिया था ईरान के न्यूक्लियर डील के साथ, ईरान के साथ यूएसए की एक न्यूक्लियर डील चल रही थी, और यूएस ने इसको विड्रॉ कर दिया यहाँ से। जब यूएस ने विड्रॉ कर दिया तो इजराइल ने इसकी काफ़ी तारीफ की। तो हम कहेंगे कि बहुत सारी जो पावर थी विथ वर्ल्ड पावर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉबिंग अगेंस्ट द एग्रीमेंट, तो इस एग्रीमेंट के खिलाफ थे काफ़ी सारे। और यहाँ पे इजराइल ने ये भी बोला कि ये जो ट्रंप की डिसीजन, ये काफ़ी हिस्टोरिक मूव है, काफ़ी अच्छा एक मूव था जो यूएस ने ईरान के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया। 2020 में इजराइल ने वेलकम किया असैसिनेशन, एक जनरल कासिम सोलेमनी करके है, ये कमांडर थे ऑफ द ओवरसीज आर्म ऑफ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। इसके जो कमांडर थे इनका असैसिनेशन हुआ था, और इजराइल ने इस असैसिनेशन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अच्छी एक चीज़ थी। तो ये कब मारे गए? जब अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक किया था, ड्रोन के थ्रू अटैक जो किए थे बगदाद में, उसमें ये मारे गए थे। तो इसमें भी इजराइल ने काफ़ी तारीफ की इस अटैक की। ईरान जो होता है उन्हें स्ट्राइक बैक की थी मिसाइल अटैक्स ऑन इराकी बेसिस, जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स थे। तो ईरान ने इराक पे, जहां पे अमेरिका के ट्रूप्स मौजूद थे, बदला लेने के लिए वहां अटैक भी किया था। अक्टूबर 2023 में हमस करके जो जगह है वो ईरान के बैक टेररिस्ट ग्रुप है, यानी ईरान उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है, वो हमस है। हमस के ऊपर अटैक किया था, मिसाइल अटैक किया था। हमस ने मिसाइल अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, और इस रेस्पॉन्स ने इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया गाजा के ऊपर, और यहाँ से इन दोनों के बीच में इनडायरेक्टली एक तरह से वॉर देखने मिल गया। नवंबर 2023 में इजराइल ने स्टार्ट कर दिया रेड्स, या अटैक करना शुरू कर दिया जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमस में, वहाँ पे। और हमस में तो आप जानते हैं कि ईरान का सपोर्ट था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेड होने लग गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे अटैक करना शुरू कर दिया इजराइल ने। और इस कारण हम ऐसा भी देखते हैं कि वॉज रिपोर्टेडली ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। ठीक है, हमस, यानी हम कहेंगे इजराइल स्टार्टेड कंडक्टिंग रेड्स, और उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी अटैक किया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो हमस होता है वो ऑपरेट कर रहा है इन हॉस्पिटल बिल्डिंग्स से, और वहाँ से ये वॉर लड़ रहे, तो हमें हॉस्पिटल्स पे अटैक करने पड़ेंगे। तो इस तरह की यहाँ चीज़ें हो गई। उसके बाद आगे क्या होता है, नवंबर 2003 में ईरान बैक्ड हौती ग्रुप। तो हौती ग्रुप के कुछ अटैक चले, आपको पता है यमन में है हौती ग्रुप, तो ईरान इसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हौती ग्रुप ने लैंडेड देयर हेलीकॉप्टर, तो गैलेक्सी लीडर कार्गो वेसल जो होते हैं उसके ऊपर अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया, और उस पर अटैक कर दिया जो रेड सी से जा रहा था। तो हौती ग्रुप के अटैक्स तो हम पिछले बार भी न्यूज़ में पढ़ चुके हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ईरान की बैकिंग थी, ईरान ने इसको सपोर्ट किया था, ऐसा भी कहा जाता है, और इस कारण ही रेड सी क्राइसिस शुरू हो गया था। हौती ग्रुप जो भी शिप्स जा रहे थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, और इस कारण रेड सी से जाना बहुत मुश्किल हो गया था, और इस कारण सप्लाई चेन इश्यूज शुरू हो गए, व्यापार ठीक से नहीं हो पा रहे थे देशों में। तो ईरान ने एक और हौती ग्रुप को सपोर्ट कर दिया,
जो कि यमन में था। उसके बाद दिसंबर 2023 की बात है, इसराइल का जो इजराइल्स ग्राउंड ऑफेंस ऑन गाजा स्ट्रिप, यानी हम कहेंगे कि इसराइल ने अटैक कर दिया गाजा स्ट्रिप पे, ये भी आपको पता है। और इस कारण, और बहुत फास्ट किया, इस कारण बहुत ज़्यादा डेथ के नंबर्स बढ़ने लगे और बहुत सारे रिफ्यूजीज इधर उधर होने लगे। इंडिया ने ये भी कहा था कि अर्ली एंड ड्यूरेबल रिजोल्यूशन इस पर निकलना चाहिए, अदरवाइज ये वॉर जो होता है ये काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दोनों ने यहाँ पे बातचीत कर लेनी चाहिए। सस्पेक्टेड इसराइली एयर स्ट्राइक जो है ऑन ईरानियन एम्बेसी। अब आगे क्या हुआ, डेमेस्कस में इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक कर दिया और वहां ईरानियन एम्बेसी जो थी उस पर अटैक कर दिया। ईरानियन एम्बेसी कंपाउंड पे अटैक कर दिया गया डेमेस्कस में, जिस कारण 7 ऑफिसर मारे गए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के, जिसमें 2 सीनियर कमांडर्स भी थे। इसराइल ने कहा, इसराइल को जब पूछा गया कि आपने ये किया है क्या, तो इसराइल ने कहा हम, वो हाँ भी नहीं बोल रहा है और नहीं भी नहीं बोल रहा है, यानी ये पता चल गया रहा है ईरान को कि यही अटैक कर रहा है। अप्रैल 2024 में ईरान ने एक मिसाइल अटैक कर दिया इसराइल पे। ये जो अटैक था ये यही था इजरायली एयर स्ट्राइक को लेके, यानी ईरान, ये जो है ना डेमेस्कस यानी सीरिया में जो इनकी एम्बेसी थी, एक तरह से हम कहेंगे ईरान की, उस पर जो इसराइल ने अटैक किया था उसी के बदले ईरान ने उन पर मिसाइल अटैक किया, ये ईरान का कहना है। और इस कारण पहला ईरान का डायरेक्टली टारगेट हो गया इसराइल, यानी डायरेक्टली वॉर यहाँ पे आपको देखने मिला, जिस पे ईरान ने कह के डायरेक्टली अटैक कर दिया इसराइल पे। उसके बाद इसराइल ने ये भी कहा कि इसराइल का जो डिफेंस फोर्सेस है, इसराइल डिफेंस फोर्स, उन्होंने ये कहा कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो लगभग 99% जो ईरान अटैक कर रहे हैं हम पे, उसको अब तक हम रोक चुके हैं। यानी कितने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, हम खुद को कितना डिफेंड कर रहे हैं इनके अटैक से जो ईरान कर रहा है। इसको सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और बाकी मिडल ईस्टर्न अलाइज ने भी किया, और उन्होंने कहा है कि हम इसराइल को हेल्प करेंगे, हम इसराइल के साथ हैं। तो इस तरह से इन दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन दो देशों में जो वॉर चल रहा है इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे क्या होगा और इंडिया पे भी क्या होगा। तो सबसे पहले ईरान जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, ओपेक के अंडर, यानी ओपेक यानी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका वो हिस्सा है और ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। अगर ये टेंशन्स बढ़ने लगे इजराइल और ईरान के बीच में, तो जो सप्लाई होगा क्रूड ऑयल का वो बढ़ने लगेगा, और क्रूड कम होने लगेगा, उस कारण क्रूड ऑयल की प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और आपको ये पता चलता है कि वो जल्दी जल्दी सप्लाई नहीं कर पाएगा, या जो देश इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनको सप्लाई नहीं करेगा। इस कारण क्या होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगेंगे और इंडियन शेयर मार्केट को भी हिट करेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है या इंपोर्टेड है क्रूड ऑयल का। तो सबसे ज़्यादा जो भी देश क्रूड ऑयल मंगाते हैं बाहर से, उसमें इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया इंपोर्ट करता है ओवर 80% क्रूड ऑयल्स, जितनी भी इंडिया को ज़रूरत है उसमें से 80% तो इंडिया बाहर से ही मंगाता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने लगे तो कमोडिटी के प्राइजेस भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइजेस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये देशों से आने वाले जो सप्लाई रहेगा वो कम हो जाएगा। ग्लोबली इन्फ्लेशन जो है वो पहले ही ज़्यादा है और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ने के कारण आपको तो पता है हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल का ही यूज़ होता है। गाड़ियाँ चलती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस है उसमें क्रूड ऑयल यूज़ होता है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ने लगा तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी और बाकी कमोडिटी प्राइस भी बढ़ जाएगी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल एटसेट्रा। और इस कारण हम कहेंगे कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी हम कहेंगे कि कॉशियस दिख रहे हैं कि भाई देखो कि हमें रिस्क में अपने पैसे नहीं डालने हैं, तो वो इंडियन स्टॉक से पैसे निकाल भी सकते हैं और वो सेफर ऑप्शन में डाल सकते हैं, जैसे गोल्ड में। इन चीज़ों पे पैसे लगाने से ज़्यादा गोल्ड पे लगाना शुरू कर देंगे, जिससे काफ़ी अफेक्ट हो जाएगा। ऑयल प्राइजेस को छोड़ दे तो जो ट्रेड एंड ट्रैवल होता है वो भी हिट कर जाएगा, क्योंकि इजराइल ईरान ये जो वॉर होगा ये ऑल आउट वॉर होगा, इसमें काफ़ी सारे देश शामिल हो जाएंगे। तो एविएशन कहिए, यानी एरोप्लेन्स कहिए या शिपिंग सेक्टर्स कहिए, ये भी डिसरप्ट हो जाएगा। बहुत सारे देश जो है इस रीजन में, जैसे ईरान, जॉर्डन, इराक, लेबनान, इजराइल, ये टेम्पररी क्लोज कर देते हैं अपने एयर स्पेसेस को, अगर वॉर बहुत ज़ोर से शुरू हो जाता है तो, और बाद में इसको शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे इस कारण काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन भी लगते हुए आपको दिखेंगे। इंडिया ये अगर देखे तो इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो दोनों के साथ है, ईरान और इजराइल के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है। तो हमारी जो पॉलिसीज़ है इन दोनों के साथ वो अफेक्ट करने लगेगी, काफ़ी सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ जाएंगे। और इंडिया कहीं ना कहीं वैल्यू करता है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इजराइल के साथ,
क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन भी इजराइल के साथ, हम डिफेंस भी साथ में मिलकर काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। हाउएवर देखा गया तो इंडिया मेंटेन करता है एक हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक टाइज ईरान के साथ भी, जिसमें एनर्जी इंपोर्ट्स आते हैं, क्रूड ऑयल और सब चीज़ें आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ से हम चलाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं ईरान के साथ मिलके भी कर रहा है। तो इंडिया जो होगा वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मेंटेन करने की सोचता है मिडल ईस्ट में, और अब उसको काफ़ी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये काम करें, क्योंकि क्रूड ऑयल भी ज़रूरी है, वेलफेयर भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो इंडिया देखना पड़ेगा, इंडिया को के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस वॉर को किस तरह से डील करे। तो इस तरह से ये इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसका सोर्स था एपी। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है चिपको मूवमेंट को लेके। जी हाँ, आपने स्कूल में तो ये मूवमेंट पढ़ी ही होगी, चिपको मूवमेंट, तो इसे एक और बार पढ़ना होगा क्योंकि ये 50th एनिवर्सरी इसने सेलिब्रेट की है। चिपको मूवमेंट जो होती है, इसका जो सिलेबस आता है वो एनवायरमेंट में जाता है। चिपको मूवमेंट ये उत्तराखंड रीजन में शुरू हुई थी, जहाँ हिमालय के पास नियरली 1973 में, अब ये 50th एनिवर्सरी के पास पहुँच चुकी है। अब चिपको मूवमेंट जो होती है ये एक टायरलेस एफर्ट था, बहुत बड़ा कमिटमेंट था, जिससे एनवायरमेंट को सुधारने की कोशिश की गई, और आने वाली काफ़ी सारी जनरेशन्स ऑफ एक्टिविस्ट को ये इंस्पायर करते रहते हैं। ये मूवमेंट हम कभी भूल नहीं सकते, पूरा वर्ल्ड इसे कभी भूल नहीं सकता, जैसे हमें पता चलता है। चिपको मूवमेंट क्या थी, अगर आपको नहीं पता तो चलिए ये पहले देख लेते हैं कि चिपको मूवमेंट क्या है। चिपको मूवमेंट, जिसको चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, ये एक नॉन वायलेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट थी। एनवायरमेंट के लिए एक मूवमेंट चलाई गई थी और ये बिल्कुल नॉन वायलेंट थी, अहिंसक थी। ये ओरिजिनेट हुई थी उत्तराखंड में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, 1973 में। ये जो नेम चिपको आया है, इसका मतलब है टू हग, तो किसी को तो भी हक करना है। किसको हक करना है, तो ये जो मैंने ड्राइंग बनाई इसको हक करना है, ट्री को हक करना है। तो इस मूवमेंट के दौरान जो विलेजर्स थे वो ट्री को हक करते रखते थे, और कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करते थे कि भाई देखो, हम इसको तो कटने नहीं देंगे, ये तो ये इसे हक करके रखेंगे, अगर ये पेड़ को काटना है तो हमें काटिए, फिर पेड़ को काटिए। इतनी अच्छी ये मूवमेंट चलाई थी। तो हम कहेंगे कि मूवमेंट को से पेड़ को बचाने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई थी। मूवमेंट का एम यही था कि हिमालयन रेंज जो ट्रीज है उसको कहीं ना कहीं कटने से बचाना। जो बिल्डर्स है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, यानी जो लोग कुछ बनाना चाहते, बिल्डिंग्स बनाना चाहते, कुछ कमर्शियल यूज़ करना चाहते, फॉरेस्ट का पेड़ काट के उसको बेचना चाहते, लकड़े को, उसको नहीं होने देना, पेड़ को नहीं कटने देना। चिपको मूवमेंट जो है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानी जाती है, क्योंकि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन था वुमेन का इन प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट बचाने में वुमेन का बहुत बड़ा रोल आपको देखने मिला, और एटीट्यूड भी लोग जो था वुमेन के स्टेटस को लेकर सोसाइटी में, वो लोगों का बदल गया। कि पहले लोग कहते थे कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती थी, यहाँ से पता चला कि वुमेन क्या क्या नहीं कर सकती, वुमेन का कितना बड़ा रोल है एनवायरमेंट को कंज्यूम करने में। सुंदरलाल बहुगुणा जो है, जो गांधीयन और एनवायरमेंटलिस्ट है, गांधीयन फिलोसॉफी को फॉलो करते, नॉन वायलेंस वाले, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है चिपको मूवमेंट को लेके। उन्होंने फेमस चिपको स्लोगन लिखा था, जिसको कहा जाता है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। बहुत अच्छी यहाँ पे उन्होंने बात कही थी। क्या अचीवमेंट्स थे यहाँ पे चिपको मूवमेंट्स के? सबसे पहले तो राइट टू फॉरेस्ट मिला। मूवमेंट जो है उस कारण लोग अवेयर हो गए अपने राइट टू फॉरेस्ट को लेकर, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से एक्टिविज्म चल सकता है। पॉलिसी मेकिंग जो होगी वो इकोलॉजी के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के तरफ से होनी चाहिए। हमारा भी राइट है इस फॉरेस्ट पे, ये यहाँ पे कहा गया। दूसरा, जो कमर्शियल चीज़ों के लिए पेड़ काटे जा रहे थे उसको ऊपर भी बैन लगा दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। 1981 में मूवमेंट जो है उसके चलते बैन कर दिया गया कमर्शियल ट्री को गिराने पे। 30 डिग्री के स्लोप पे जो थे वो अबाउ 1000 मीटर जो आते हैं, यानी 1000 मीटर ऊपर जो पेड़ आते हैं उनको गिराने पे रोक लगा दी गई। तो कितनी अच्छी मूवमेंट्स थी, कितना सब अचीव कर लिया इस मूवमेंट में। तो इस मूवमेंट को हम याद करते हैं, 50 साल इसके पूरे हुए हैं। तो इसका जो सोर्स था वो था डाउन टू अर्थ। अगली जो न्यूज़ हमें देखने मिलती है वो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि को लेके, राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम को लेके। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, या करंट इवेंट होते हैं, वहाँ से आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट जो होते हैं उन्होंने कंसर्न रेज किए हैं कि भाई देखो, जो लो इनकम थ्रेशोल्ड है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के चलते। तो ये जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप री इवैल्यूएशन कीजिए इनकम थ्रेशोल्ड का। यहाँ पे आप जितने इनकम वालों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के अंडर बेनिफिट्स दे रहे हैं
उसको रीवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए हेल्थ केयर को लेके। जिनको ज़रूरत है उनको मिलनी चाहिए। तो इनकम के चलते बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही है, जिनको ज़रूरत है और उनकी इनकम कम है, तो इसको री इवैल्यूएट कीजिए, ऐसा जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा है। अब ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है क्या, ये सबसे पहले जान लेते हैं। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ये अम्ब्रेला स्कीम जो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। और ये क्या करती है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है जो गरीब पेशेंट्स है उनको, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो पुअर पेशेंट्स है उनको यहाँ पे मिलता है कहीं ना कहीं एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी पैसे की मदद जब वो कोई इलाज करते हैं। वहाँ पे वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है पुअर पेशेंट्स को, जो रहते स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज दिया जाता है। पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड की है एक एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये दिया जाता है। और जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस है, जैसे कि हम कहेंगे हार्ट के डिसीजेस, किडनी के, लीवर कैंसर एट्सेट्रा, उसके ट्रीटमेंट के लिए सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशंस में उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। ये जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि है वो ऑफर करता है फाइनेंशियल सपोर्ट ट्रीटमेंट के लिए। ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट्स के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे मिलती है। बाकी क्रिटिकल जो प्रोसीजर्स है उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। असिस्टेंस जो होता है वन टाइम ग्रांट होती है, एलिजिबल पेशेंट को एक बार का पूरा दे दिया जाता है। अब ये जो अम्ब्रेला स्कीम है ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि की, उसमें 3 कंपोनेंट है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, अब अम्ब्रेला स्कीम है यानी इसके अंदर और भी चीज़ें आती होगी, ये सबसे ऊपर की स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम यानी। तो इसके अंदर जैसे छाता होता है ना, छाते के अंदर बहुत सारे हम भी आते हैं, वैसे ही ये एक छाता है, इसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स भी समाएगी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस पहला तो मिलता है ट्रीटमेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस जैसे हार्ट, किडनी, लीवर एट्सेट्रा में जो बता चुका हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशंस में सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ को लेकर मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस 15 लाख तक का मिलता है। हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड इसी के अंडर चलाया जाता है, यहाँ से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। रीजनल कैंसर सेंटर्स में या टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर्स के लिए भी यहाँ पैसे मिलते हैं, या फिर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूशंस में भी अगर कोई अपना कैंसर का इलाज कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे पैसे मिलते हैं, और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी 15 लाख तक का होता है। तीसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस पुअर पेशेंट को मिलता है जिनको बहुत रेयर डिसीज़ है, जैसे कि हम कहेंगे कि जो भी रेयर डिसीजेस है उसमें जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है या सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी जिनको लग रही है, उनको लगभग 20 लाख तक का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो 1, 2, 3 ऐसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि के। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट न्यूज़ के और चलते, और अगली जो न्यूज़ है वो है NSS को लेके। NSS तो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जानते ही है, जनरली कॉलेजेस के स्टूडेंट्स तो NSS का नाम पहले भी सुने होंगे, दैट इज नेशनल सर्विस स्कीम। और ये जो करंट अफेयर जाता है इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। ट्रेंड नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स, तो जो भी ट्रेंड वॉलंटियर्स है NSS के फ्रॉम 153 NSS यूनिट्स, वो स्टेप अप कर रहे हैं टू मेक अ डिफरेंस इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अपकमिंग पोल्स, है ना। तो हम कहेंगे जो भी इलेक्शन चलने वाले हैं कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, उसके चलते अब काफ़ी सारे जो NSS के जो भी वॉलंटियर्स है वो अब आगे आ रहे हैं ताकि इन चीज़ों में हेल्प कर सके। ये जो डेडिकेटेड वॉलंटियर्स है वो अपने हेल्पिंग हैंड्स देने वाले हैं डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स को और सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है। उनकी वेलबींग और फैसिलिटेट उनको करना है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उनको इलेक्शंस में वोटिंग के दौरान हेल्प करने की कोशिश, हेल्प करने का काम यहाँ पे वॉलंटियर्स करने वाले हैं। जो भी डिफरेंटली एबल यानी हम कहेंगे कि जो भी हैंडीकैप सिटीजन्स है या फिर सीनियर सिटीजन्स है, उनकी यहाँ मदद की जाएगी वोटिंग प्रोसेस में NSS के वॉलंटियर्स के द्वारा। तो ये न्यूज़ में आ गए हैं। तो ये NSS होता क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। NSS जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हुई स्कीम है, इसलिए यहाँ पे नेशनल लिखा भी है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका एम क्या है? एम है कि हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है स्टूडेंट यूथ को अलग अलग एजुकेशनल लेवल्स पे, और उनको पार्टिसिपेट कराना है गवर्नमेंट लेड कम्युनिटी सर्विसेज या एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स में। तो उनको एक तरह से काबिल बनाना है कि वो हेल्प कर सके, और वो भी काफ़ी अच्छे से अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दे सके देश के लिए, और उनको पहले से ही आदत पड़े कि भाई देश की सेवा हमें करनी चाहिए। NSS एनकरेज करता है बच्चों को कि वो एक्टिवली एंगेज हो जाए कम्युनिटी सर्विसेज में, अपने एजुकेशन के साथ साथ वो देश की सेवा भी करते रहे। NSS लॉन्च किया गया था 1969 में, बर्थ सेंटेनरी ईयर था महात्मा गांधी का,
जिसमें 40,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस 37 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एनएसएस की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किए गए थे। एनएसएस प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, है ना, तो इससे स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, उनका कैरेक्टर भी अच्छा होता है। वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस जब वो देते हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी उनकी हो जाती है। तो एनएसएस न्यूज़ में रहा और इसका सोर्स था द हिंदू। इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा, कभी भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब बारी है आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो जो पहला प्रैक्टिस एमसीक्यू हमें देखने मिल रहा है वो खुद एनएसएस को लेके जो अभी हमने पढ़ा। तो क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू एनएसएस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, एनएसएस इज अ सेंट्रल सेक्टर scheme under Ministry of Youth Affairs and Sports. Second, NSS was launched during birth centenary year of Jawaharlal Nehru. Third, it aims to provide an opportunity for students, youth across different educational levels to participate in various government-led community service activities and programs. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none? आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राष्ट्रीय आरोग्य निधि is designed to provide financial assistance to poor patients living below poverty line. Second, the assistance is provided as one-time grant to eligible patients. Third, the scheme covers treatment for heart, kidney, liver diseases, cancer, and specified rare diseases. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है विथ रेफरेंस टू चिपको मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, चिपको मूवमेंट वाज अ नॉन वायलेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट। सेकंड, मूवमेंट एम टू प्रोटेक्ट हिमालयन रेंज ट्रीज फ्रॉम एक्सेस ऑफ बिल्डर्स एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। थर्ड, सुंदरलाल बहुगुणा played a pivotal role in the Chipko movement. How many of the statement given above are not correct? Only one, only two, only three या फिर none? सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब बारी है कल जो आपने एमसीक्यू सॉल्व किए थे उसके सही आंसर्स क्या है ये जानने की। तो आंसर्स जो है 23 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर था डी, सेकंड का आंसर था सी और थर्ड का आंसर था बी। तो जो एस्पिरेंट्स ने तीनों के 3 क्वेश्चन के सही आंसर दिए उनके नाम हैं आकांक्षा लूचे एंड सेकंड शीतल मेश्राम। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।